ओके, दिस इज सुबोध पांडे और आप हमारे साथ जर्नी कर रहे थे ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में देखिए हमने रिफ्लेक्शन आपको बहुत अच्छे समझा दिया। रिफ्लेक्शन कंप्लीट करने के बाद हमने आपको बताया रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में फिर फाइनली हम लोग इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपर एंड डेप्थ, अगर रियल डेप्थ हमें पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें जानकारी है तो। इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। साइन कन्वेंशन वगैरह हम सब समझा चुके थे और फाइनली हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं जो हमारा एक टॉपिक आपको दिख रहा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस। तो चलिए इस टॉपिक को अब अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हम इस टॉपिक में क्या करना है। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज हम जो यहाँ पर देखेंगे दैट इज द वर्ड रिफ्रैक्शन। तो पहला वर्ड जो आपको दिख रहा है वो है रिफ्रैक्शन। अब अगर रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, रिफ्रैक्शन का सीधा सा मतलब होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्या मतलब है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का सीधा सा मतलब है भाई कि साइन आई अपॉन साइन आर एंड दैट इज इक्वल म्यू और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू बोलते हैं। तो ये वर्ड रिफ्रैक्शन से हमें कितनी जानकारी मिल जाती है, जो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि रिफ्रैक्शन का मतलब स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू। अब यहाँ पर आई क्या है, आर क्या है, ये सब हमने आपको बता रखा था, फिर भी बता देता हूँ। आई हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और म्यू वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जरूर जाएगी। अब इसके आगे का जो वर्ड है वो क्या है, दैट इज द स्फेरिकल सरफेस। यानी कि अब हमें जो रिफ्रैक्शन यहाँ पर लेना है वो कैसा लेना है, स्फेरिकल सरफेस से लेना है। तो स्फेरिकल सरफेस किस तरीके से लेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस कुछ इस तरीके से अगर हम डिजाइन करते हैं, ठीक, ये हमारी मान लेते हैं कॉनकेव सरफेस है। और इस कॉनकेव सरफेस में हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ड्रॉ हो चुकी है। एंड नाउ द टाइम टू ट्रेवल द रेज। रेज कहाँ से चलती है, ऑब्जेक्ट चलती है। तो देखेंगे किस तरीके से रे हमारी निकलने वाली है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से रे चली और ये पहुंच गई। ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, रे। दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ। तो ऑब्जेक्ट ओ आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट ओ से हमारी जो रे है वो चलती है और स्ट्राइक होती है कहाँ पर, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हमारी क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस से हमारी जो लाइट रे है जो ऑब्जेक्ट से निकली हुई है वो जाके स्ट्राइक करती है, टकरा जाती है। नाउ दिस टाइम टू फॉर्म द नॉर्मल। तो नॉर्मल हम ड्रॉ करने वाले हैं, चलिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम एक अलग सा कलर यूज करेंगे आपके लिए। ये देखिए ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक, अब चूंकि अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि इंसिडेंट रे से टच करते हुए, सरफेस से टच करते हुए जाती है, तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मल। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नॉर्मल ड्रॉ करने का बेसिक तरीका क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइन पास होनी ही चाहिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात। अब ये रे जो आ रही थी एक्चुअली में उस रे को कैसे जाना था, स्ट्रेट जाना था, सीधे एकदम इस तरीके से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हमारा जो मीडियम है वो है म्यू 1 और दूसरी तरफ हमारा जो मीडियम है वो है म्यू 2। तो मीडियम चेंज हो रहा है। अब क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है लाइट, तो इसका सीधा सा मतलब जो आपके सामने निकल के आता है वो ये कि लाइट रिफ्रैक्ट अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देगी। अब किधर जाएगी ये डिसाइड कौन करेगा, मीडियम।
ये डिसाइड करने वाला कौन है? मीडियम। तो चलिए मीडियम के लिए हम मान रहे हैं यहाँ पर कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये हमने कंडीशन यहाँ पर एज्यूम कर दी। अब चूंकि μ2 की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि μ2 जो है वो टेंसर है, तो जो इंसिडेंट रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इसमें टेंसर मीडियम में। तो चलिए इसको हम फटाफट बेंड कर लेते हैं। तो ये जो हमारी रे थी वो इस तरीके से फाइनली आपकी क्या होगी? बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर के ये देखिए इस तरीके से ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर आके क्या हो गई? मीट हो गई। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। एक एक वर्ड का मतलब मैंने आपको समझाया, और क्या क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से, आगे बढ़ने से पहले, कि रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये रिफ्रैक्शन। तो ये जो रिफ्रैक्शन वर्ड है, ये रिफ्रैक्शन वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ का मतलब होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और म्यू वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। स्फेरिकल सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस हमने इस तरीके से कर्व्ड सरफेस बना दी है, और इस कर्व सरफेस पे ये हमारी जो दिख रही है ये हमारी क्या है? ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, यहाँ पर ये टकराती है इंटरफेस से, और ये रहा हमारा नॉर्मल जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। रे सीधी जानी चाहिए, लेकिन अब सीधी ना जा करके अगर μ2 डेंसर है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइट आपकी डेंसर मीडियम की तरफ बेंड हो जाती है। तो लाइट अगर डेंसर मीडियम की तरफ बेंड हो रही है तो वो यहाँ पर आती है, और फाइनली ये हमें जो दिख रहा है दैट इज योर पॉइंट आई, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? इमेज मिल जाएगी। आई होप कि पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब आई और आर की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल से, तो नॉर्मल से हम चले और किधर आ गए? इंसिडेंट रे की तरफ आ गए, और ये मिल गया एंगल आई। ध्यान रखेंगे ये रे ऑप्टिक्स से मैंने बार बार बताया, डायरेक्शन का विशेष महत्व है यहाँ पर, ठीक है ना? तो इसलिए हर एक चीज को बहुत अच्छे समझना है। तो नॉर्मल से हम चलना स्टार्ट किया और इंसिडेंट रे की तरफ हम आ गए, और इस तरीके से हमें क्या मिली? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब वही चीज हम नॉर्मल से चलना स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे रिफ्रैक्टेड रे की तरफ, और ये मिल जाएगा आर। इतनी कहानी समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। व्हाट इज आवर मोटो? हमारा मोटो क्या है, हमारा एम क्या है, हम चाहते क्या है? हम देखिए, रिफ्रैक्शन कहा गया यानी कि आपको स्नेल्स लॉ ही अप्लाई करना था। तो स्नेल्स लॉ का मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू अप्लाई करना था। अब साइन आई और साइन आर इक्वल म्यू अगर अप्लाई करना है तो आई की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब जो आई और आर है इसकी वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? जैसी बात है एंगल्स है, तो एंगल्स की वैल्यू पहले हम एंगल्स के टर्म में ही हम क्या करने वाले हैं, या फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल्स हैं हमारे, ये हमारे एंगल, इसको हम कुछ मान लेते हैं इस तरीके से कि ये हमारा जो एंगल है दैट इज अल्फा। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल है दैट इज अल्फा। इमेज के साथ जो एंगल है दैट इज योर बीटा, and the center of curvature that is your gamma. So alpha, beta, gamma, object image center, alpha, beta, gamma। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, या कोई भी एंगल अपने मन से आप एज्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको याद करना ही जरूरी है। तो अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये ट्रायंगल सपोज करें, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना? और बहुत ध्यान से देखो, जो अगर ट्रायंगल हम कंसीडर करें पी ओ सी, तो अगर ट्रायंगल पी ओ सी के बारे में हम बात करें तो एंगल पी ओ सी में जो आई है, आई इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? जो ट्रायंगल पी ओ सी है उसमें जो आई है वो एक्सटीरियर एंगल है,
और एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ले सकते हैं द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एंड दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें आई और आर की वैल्यू तो निकालनी थी। आई की वैल्यू देखिए हमने निकाल ली कितनी आसानी से। इसी तरीके से अगर हमने ट्रायंगल सपोज किया होता, कौन सा, अगर हमने ट्रायंगल सपोज किया होता पीसीआई, ध्यान से देखिए ट्रायंगल कौन सा, पीसीआई। तो पीसीआई में जो गामा है, गामा इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये भी इंटरनल जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको भी हम क्या ले सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं कि गामा दैट विल बी इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो क्यों ना यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली जाए। तो आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। आई और आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और फाइनली अब हम इस वैल्यू को रख सकते हैं अपने स्नेल्स लॉ के फार्मूले। चलिए रखते हैं स्नेल्स लॉ के फार्मूले में। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन आई दैट मीन्स अल्फा प्लस गामा अपॉन साइन आर, आर इज गामा माइनस बीटा एंड दैट इज इक्वल म्यू। तो रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जा रही है 1 से 2 में, ठीक है। 1 से 2 में जा रही है तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि मेन बात ये है कि हमें भाई आई आर की वैल्यू फाइंड करनी थी और आई आर की जो वैल्यू आई वो आई किसके टर्म में, अल्फा बीटा और गामा के टर्म में। आप देख सकते हैं आई की वैल्यू भी जो है वो किसके टर्म में है, वो अल्फा और गामा के टर्म में आई है। आर की वैल्यू है वो गामा माइनस बीटा के टर्म में आई है। हमें पता क्या होता है, हमें तो गिवन होती है वैल्यूज, ठीक है ना। कौन कौन सी वैल्यूज गिवन होती है, हमें गिवन होता है भैया ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो u है, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो यहाँ से जो सेंटर की ये डिस्टेंस दिख रही है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r है। और इसी तरीके से ये जो यहाँ से लेकर के और ये जो इमेज की डिस्टेंस है, ये हमको गिवन होती है कि इमेज डिस्टेंस भी है। तो हमें तो डिस्टेंसेस गिवन होती हैं या डिस्टेंसेस के बारे में हमें जानना होता है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, जो हमने आई और आर की वैल्यू फाइंड की है वो तो अल्फा बीटा गामा के टर्म में आ गई है और अल्फा बीटा गामा तो फाइंड करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली तो हम ये जानते हैं ना कि भाई हमने ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे रखी है या जो हमने स्फेरिकल सरफेस यूज की है उसका रेडियस कितना है, रेडियस कर्वेचर कितना है, या इमेज कहाँ पर बन रही है किस पोजीशन पे, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंगल्स कितने कितने किस एंगल पर रे आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक रे तो है नहीं, हजारों रेस पॉसिबल है। तो किस किस एंगल पर आ रही है, एंगल्स का मेजरमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक जो चीज हमने फाइंड की है आई और आर की वैल्यू वो अल्फा बीटा गामा यानी एंगल्स के टर्म में फाइंड की है, जो कि हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। तो क्यों ना हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यू वी और आर में फाइंड कर लें, यानी कि डिस्टेंसेस में फाइंड कर लें। इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, एक मेथड यूज करना होगा और ये सपोज करना है कि जो एंगल आई और आर है वो बहुत ही स्मॉल है। क्योंकि आई और आर जैसे हम स्मॉल कहेंगे तो अल्फा बीटा गामा अपने आप स्मॉल हो जाएंगे और जैसे अल्फा बीटा गामा स्मॉल होंगे तो यहाँ पर जो है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ फिर आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बगैर टाइम को वेस्ट किए एकदम बहुत अच्छे से हर चीज को समझना है और ऐसा नहीं है कि बस जल्दबाजी में कुछ भी निपट गया ना, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप को समझते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो मान लेते हैं कि आई एंड आर आर स्मॉल, क्योंकि आई और आर को हमने स्मॉल मान लिया, सो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो अल्फा बीटा गामा है वो भी क्या हो गए, स्मॉल। और जब ये भी स्मॉल हो गए तब एक गजब की बात हो गई, क्या हो गई,
कि जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा की जगह हम सिर्फ क्या लिख लेते हैं, थीटा लिख लेते हैं। तो इससे ये जो अगर हम इसको इक्वेशन ए मान के अभी छोड़ दें, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए से हमारे पास क्या निकल के आ सकता है, इक्वेशन ए से हमारे पास देखिए ये निकल के आ सकता है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा एंड दैट इज इक्वल म्यू टू अपॉन म्यू वन। देखिए साइन हमने हटा दिया, ये तो हम चाहते थे कि साइन को हम हटा दें, और साइन को हटा के कब पाए, जब हमने ये मान लिया कि अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल स्मॉल है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इस चीज को बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एक एक स्टेप आपको करते जाना है, और आराम से आप अपने फाइनल रिजल्ट तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। चलिए, तो ये हमारे पास एक जो इक्वेशन इस समय दिख रही है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, म्यू वन टाइम्स अल्फा प्लस गामा एंड दैट इज इक्वल म्यू टू टाइम्स गामा माइनस बीटा एंड दैट इज योर फर्स्ट रिक्वायर्ड कंडीशन। तो कायदे से देखा जाए तो यही तो आंसर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यू वी और आर के टर्म में फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले इसको रफ करते हैं, क्योंकि बगैर रफ करे तो काम बनेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा भाई बोर्ड है, छोटा सा बोर्ड है, तो इसमें बार बार चीजें को रफ करना जरूरी हो जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और एक ट्रायंगल डिजाइन करने वाले। ये देखिए इस तरीके से हमने ये यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ये हमारा पॉइंट एम है। तो पी पॉइंट से और प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये जो परपेंडिकुलर पी एम दिख रहा है, इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों एंगल के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए पी से एम की तरफ गए, पी एम ओ, तो ये पी एम ओ जो आपको दिख रहा है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरीके से पी एम सी, पी एम सी ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी तरीके से पी एम आई, पी एम आई ये जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बड़े आराम से लग जाते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर लग जाते हैं तो क्यों ना हम लगा के देख लें, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी वैल्यू लेने की कोशिश करें, कैसे लेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल सपोज कर रहे हैं यहाँ पर पी एम ओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं है भाई, ट्रायंगल का नाम है पी एम ओ, ठीक है। तो पी एम ओ में हम फाइंड करने वाले हैं टेन अल्फा। टेन अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज माइनस यू, साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे, माइनस यू। इसी तरीके से हम ट्रायंगल अगर सपोज करें पी एम सी, तो यहां से हमें मिलेगा टेन गामा एंड टेन गामा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स आर। और इसी तरीके से जो ट्रायंगल पी एम आई है, और इससे हमें मिल जाएगा टेन बीटा and that is again perpendicular upon P। तो R और V पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, और U आपका नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और अगर इन साइन में लेने में आपको कोई दिक्कत है तो साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, उसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सिंपल सा एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि चूंकि हम ये पहले मान चुके हैं कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, चूंकि अल्फा बीटा गामा जो है वो स्मॉल है, इसलिए जहां पर टेन अल्फा है वहां पर सिर्फ हम अल्फा लिख सकते हैं, जहां पर टेन बीटा है वहां पर सिर्फ हम बीटा लिख सकते हैं, और जहां पर टेन गामा है वहां पर सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। क्योंकि एंगल जब स्मॉल होते हैं तो साइन और टेन दोनों को ही हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी जहां तक मुझे यकीन है, ठीक है। तो जो टेन अल्फा है उसकी जगह पर सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा।
जहाँ पर tan बीटा है वहां पर सिर्फ हम लिख सकते हैं बीटा, और जहां पर tan गामा है वहां पर सिर्फ हम लिख सकते हैं गामा। और इस तरीके से देखिए हमने अल्फा बीटा और गामा जो एंगल हमारे लिए प्रैक्टिकली निकालने पॉसिबल नहीं थे, उनको हमने बड़े आराम से डिस्टेंसेस में कन्वर्ट कर दिया, ये मानते हुए कि अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल्स हैं। और अब चूंकि अल्फा बीटा गामा आ चुका है तो क्यों ना इसकी वैल्यू रख दी जाए फटाफट। तो चलिए हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया था इसी रिजल्ट में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले। तो इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है, ठीक है ना। और इसमें हम बड़े आराम से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख के दिखाते हैं आपको। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा ऊपर ये रख करते हैं और फिर आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको हर चीज एकदम क्लियर समझ में आती रहे। तो ये रहा हमारा μ1 और ब्रैकेट में अल्फा, अल्फा की वैल्यू दैट इज pm अपॉन माइनस u प्लस गामा दैट इज अगेन pm अपॉन, यहाँ पर थोड़ा सा सही करेंगे, ये गामा है, ठीक है, ये ऊपर नीचे लिख दिया था, ये गामा है और ये बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan गामा, ठीक है गामा, तो गामा की जगह क्या हो गया pm अपॉन r, ओके। देन इक्वल टू में μ2 एंड ब्रैकेट में अगेन गामा, सो अगेन pm अपॉन r एंड देन माइनस, सो माइनस एंड बीटा अगेन pm अपॉन v। तो हमने इक्वेशन जो बी थी उसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो कि यू वी और आर के टर्म में आ चुकी है हमने रख दिया है, ठीक। इतनी कहानी समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसको रफ करके और अपने फाइनल रिजल्ट तक का सफर अब हम तय करने वाले हैं। तो एक एक चीज, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया हुआ है, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज देखी बहुत शॉर्ट में निपटाने की कोशिश नहीं की, आप भी शॉर्ट में मत निपटाइए, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए और फिर आगे बढ़िए। तो अब हम देखिए पीएम पीएम दोनों साइड दिख रहा है, कैंसिल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं μ1 टाइम्स -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर, और इधर आ जाएगा μ2 टाइम्स 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। तो पीएम से पीएम दोनों साइड कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम μ1 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन यू माइनस μ1 अपॉन आर, सॉरी प्लस हो जाएगा है ना, ये माइनस इधर है, और इधर हो जाएगा μ2 अपॉन आर और माइनस μ2 अपॉन वी। यू और वी वाले टर्म एक तरफ, आर वाले टर्म एक तरफ, तो इसको हम ले सकते हैं μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, एंड दैट इज द योर डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है यही हमारा क्या है डिजायर्ड रिजल्ट है। ये देखिए दिस वन इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो फाइनली हम लोग के पास ये देखिए कितना बेहतरीन सा एक फार्मूला निकल के आ गया। इस फार्मूले की सबसे अच्छी बात, सबसे खास बात क्या है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसे बोलते हैं स्ट्राइकर पॉइंट, की पॉइंट। तो की पॉइंट क्या है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए की पॉइंट क्या है, व्हाट इज यू। ये जो आपको यू दिख रहा है ये क्या है, यू, यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ μ1 में, तो u के ऊपर क्या आया μ1 आया, ठीक। v क्या है, व्हाट इज v, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। चलो इमेज कहाँ है, इमेज देखिए μ2 में है, तो इमेज के v के ऊपर क्या आया μ2 आया, देखिए। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है वो मीडियम ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमेज जिस मीडियम में है उसका मीडियम उसके ऊपर, और इक्वल में देखिए μ2 माइनस μ1, बिल्कुल सेम ऑर्डर, पहले μ2 है तो इधर पहले μ2 आया, फिर माइनस, फिर μ1।
तो μ2 माइनस μ1। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस फॉर्मूले का ट्रिक क्या है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट का मीडियम, इमेज डिस्टेंस के ऊपर इमेज का मीडियम, और माइनस और इक्वल के बाद सेम ऑर्डर में आपको लिख देना होता है। तो आई होप एंड आई बिलीव ये डेरिवेशन भी आपको उतने ही अच्छे से समझ में आया होगा जितने अच्छे से मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं ऑप्टिक्स के वो समझ में आपको आ रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरीके से हम धीरे 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 आपको एक एक डेरिवेशन, एक एक न्यूमेरिकल्स और बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और खूब जम के मेहनत करिए। फिजिक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू बच्चा लोग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।